हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये जो डैन ब्राउन हैं उनकी रॉबर्ट लैंगडन सीरीज़ के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। और क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने उनकी जो लेटेस्ट बुक है इसी सीरीज़ में द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स वो मैंने रिव्यू की थी। और मैंने बताया था उसमें मुझे क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। और क्योंकि वो मेरी पहली डैन ब्राउन बुक थी तो उसमें मुझे कई चीज़ें अच्छी लगी थी, यूनिक लगी थी। और अब क्योंकि मैंने इनकी पुरानी जो सीरीज़ की बुक्स हैं वो भी मैंने पढ़ ली हैं। इनमें से एक को मैंने नहीं पढ़ा है, ये जो द लॉस्ट सिंबल है, बट इनके अलावा मैंने बाकी 4 को पढ़ लिया है। और मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करूँगा इसके बारे में कि इनको पढ़ने के बाद मेरा क्या ओपिनियन है डैन ब्राउन की ओवरऑल सीरीज़ पे और जो लेटेस्ट उनकी बुक है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने पेंगुइन की पब्लिशिंग का ये पेपर बैक एडिशन है उनकी सीरीज़ का बॉक्स सेट। ये ऊपर ये दांते का आई थिंक डेथ मास्क है, जो कि इन्फर्नो में प्रोमिनेंट है। और ये बॉक्स सेट काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे मिल गया। आई थिंक 1000-1100 के आसपास पूरा 5 किताबें हैं ये, और गुड क्वालिटी है काफ़ी, आप देख सकते हैं प्रिंट का। हार्ड कवर मैंने नहीं चूज़ किया क्योंकि सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स पढ़ने के बाद मतलब मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हुआ डैन ब्राउन का। बट मतलब पेपर बैग भी चल जाएगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है पेपर बैग की। प्रिंट देखिए आप, काफ़ी बड़ा है, तो आप ये देख सकते हैं। तो आइए एक एक करके इनकी नॉवेल्स को रिव्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा अपने रेफरेंस के लिए नोट्स से बनाए हैं इनकी नॉवेल्स के लिए। तो डैन ब्राउन की रॉबर्ट लैंगडन सीरीज़, और जो पहली इसकी श्रृंखला में आता है वो है एंजल्स एंड डीमंस, है ना। और ये इसकी सेटिंग जो है ये सर्न इंस्टीट्यूट जो साइंस का है, जहाँ की आपने न्यूज़ में सुना होगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनको स्टडी किया जाता है, और लार्ज हैड्रन कोलाइडर, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये वहाँ पे सेटिंग है कि वहाँ पे एक साइंटिस्ट जो है उनका मर्डर हो गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ एंटी मैटर पार्टिकल्स ढूंढ लिए हैं, उनको प्रिजर्व करने का तरीका ढूंढ लिया है, और उनका मर्डर हो जाता है। और फिर वहाँ से धीरे धीरे ऐसी जो इनका सिग्नेचर स्टाइल है डैन ब्राउन का, कि कोई ना कोई सीक्रेट क्लू जो कि किसी ना किसी रिलीजियस आर्टिफैक्ट से रिलेटेड होता है, वो फिर उसको अनकवर करते हैं। बेसिकली ये उस बारे में है। तो यहाँ पे जो मेजर थीम्स हैं इनकी हर नॉवल की, मैंने वो भी लिख दी हैं। तो जैसे इस एंजल्स एंड डीमंस इनकी पहली नॉवल थी, है ना। और इसमें जो सीक्रेट सोसाइटी जो इनकी हर ऑलमोस्ट नॉवल में होती है, कि कोई सीक्रेट सोसाइटी है और वो किसी चीज़ से खुश नहीं है, तो वो फिर मर्डर कर रहे हैं बेसिकली। और वो कुछ क्लू छोड़ जाते हैं, और रॉबर्ट लैंगडन जो हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं, वो उनको डिटेक्टिव की तरह ढूंढते हैं और उसको फाइनली रोक देते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें जो है सीक्रेट सोसाइटी वो है इल्यूमिनाटी, और इसका मुकाबला हो रहा है वेटिकन चर्च, जो रोमन कैथोलिक चर्च का जो एक तरीके से सीट है पूरी। तो उनके खिलाफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसमें दर्शाया गया है, कि क्यों इल्यूमिनाटी जो है वो उनसे वेटिकन से खफा है ना। और ये इनकी पहली नावल थी। और इसमें इल्यूमिनाटी जो सीक्रेट सोसाइटी दिखाई गई है कि वो आज भी जैसे कई लोग मानते हैं कि एक्टिव है ना। आपने न्यूज़ में कभी न्यूज़ में क्या है, मतलब सोशल मीडिया पे देखा होगा कि भाई बिल गेट्स और ये जो बहुत अमीर लोग हैं ये सीक्रेट सोसाइटी के हैं, सीक्रेटली पूरी दुनिया को यही चलाते हैं, और साइंस के बल पे ये बेसिकली चर्च की अथॉरिटी को नीचा दिखाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं वर्ल्ड में। तो ये इल्यूमिनाटी का ऐसे गोल मानते हैं। तो वैसा ही कुछ इसमें दिखाया है, लेकिन आप इसके ऊपर हम आएंगे बाद में कि कितना ये स्टोरी मुझे कितनी अच्छी लगी। नहीं, पहले मैं आपको सारी थीम्स समझा देता हूँ। फिर नंबर 2 पे जो इनकी सेकंड नावल थी, आई थिंक वो थी डा विंची कोड। इस पे मूवी भी बहुत अच्छी बनी हुई है। और इसमें जो थीम है वो है होली ग्रेल वर्सेस द वेटिकन चर्च, फिर से वही थीम। बट इसमें वही जो सीक्रेट सोसाइटी यहाँ इल्यूमिनाटी थी, यहाँ पे वो होली ग्रेल का जो एक ग्रुप है उसको प्रिजर्व करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का वो है। तो होली ग्रेल जो आम तौर पे लोग मानते हैं, होली ग्रेल वो उस कप को मानते हैं जो जीसस का लास्ट सपर था, उसमें उन्होंने जो जिससे ड्रिंक किया था, एक बेसिकली चैलिस जिसको बोलते हैं, कप समझ लीजिए, तो उसको मानते हैं। बट यहाँ पे इसकी मीनिंग कुछ और है अकॉर्डिंग टू वेरियस स्क्रिप्चर्स।
और इसकी सेटिंग लूवरे पेरिस में, लूवरे म्यूज़ियम जो है पेरिस का बहुत जाना माना है, जहाँ मोनालिसा की पेंटिंग है और ये सब। तो ये डा विंची कोड है, ये क्यों सबसे ज़्यादा लोगों को पॉपुलर लगी, इसका रीज़न बड़ा मुझे लगता है सिंपल है, क्योंकि जब मैंने सारी नॉवेल्स इनकी पढ़ी, स्ट्रक्चर तो सेम ही है सब में, लेकिन भाई देखिए डा विंची कोड में एक तो फिर से चर्च के ख़िलाफ़ की बात हो रही है, दूसरा इसमें क्रिश्चियनिटी का जो हेड, जो एक तरीके से मेन फिगर हैं जीसस, उनको ऐसा दर्शाया गया है कि उनका एक तरीके से बच्चा हुआ था, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है ऐसी चीज़ को मानना। तो उनका एक बच्चा हुआ था और फिर कैसे वो होली ग्रेल से कनेक्टेड है, मैं स्पॉइल नहीं करूँगा अगर आपने मूवी या बुक नहीं पढ़ी है। तो एक तो ये दो थीम्स तो ये हो गई। तीसरी थीम है कि जो आर्ट वर्क ज़्यादा डिस्कस हुआ है वो लियोनार्डो डा विंची का हुआ है। तो तीन बड़े बड़े आप देख सकते हैं इसमें जो वेल नोन एक तरीके से सब्जेक्ट्स हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से इसमें मिक्स किया गया डा विंची कोड वाली नावल में। तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा पॉपुलर हो गई आई थिंक पूरी दुनिया में डा विंची कोड। और फिर आते हैं थर्ड नंबर पे इन्फर्नो। इन्फर्नो एक दांते एलिगरी करके एक ऑथर थे आज से 800-900 साल पहले, और उन्होंने एक मतलब 3 बुक्स की एक तरीके से वो लिखी थी, द डिवाइन कॉमेडी करके, कि आत्मा का एक तरीके से सफ़र आप समझ लीजिए। ये नर्क से लेके एक बीच की स्टेज आती है पर्गेटरी एंड देन हेवन। तो उन्होंने एक जर्नी सी दिखाई है, जैसे कि हमारे जैसे हिंदुज़म में वो गरुड़ पुराण में दिखाया जाता है ना कि वैतरणी नदी को क्रॉस करा और फिर जितना बुरा काम किया होगा उतना बुरा आपको वो मिलेगा, लेवल मिलेगा आपको एक तरीके से पाताल का। मुझे ध्यान नहीं, बट पाताल के भी कई लेवल्स जैसे दिखाए गए थे। एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद दांते ने जो इन्फर्नो का जो स्ट्रक्चर दिया है हेल का, वो कहीं ना कहीं शायद इंस्पायर्ड था इन टाइप की चीज़ों से जो गरुड़ पुराण में जैसे वो लिखा हुआ है, क्योंकि दुनिया भर के कई हेल की जो इमेजिनिंग की गई है वो धीरे धीरे बाद में डिटेल हुई हैं। पहले मतलब सिर्फ एक ही लेवल था, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको भी कैटेगराइज कर दिया कि नहीं, जितना ज़्यादा बुरा काम करोगे उतना नीचे तुम जाओगे। तो खैर वो दूसरा सब्जेक्ट है, बट इन्फर्नो बेसिकली उस चीज़ को रेफ़र कर रहा है। इन्फर्नो मतलब हेल, नर्क। तो यहाँ पे जो यहाँ से मैं कहूँगा कि जो डैन ब्राउन साहब हैं, शायद साइंस की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो मेन विलन है वो एक तरीके से एक वायरस है। अब ये मैं क्यों इतना सा ही स्पॉइल कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुक आई थिंक 2013 में लिखी गई थी, और इस बुक में जिक्र ये है कि भाई कोई साइंटिस्ट है, उसने कुछ ऐसा वायरस सा बनाया जिससे कि सारे पूरी दुनिया के इंसानों को खतरा है। क्या खतरा है वो मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, बट कहीं ना कहीं इस बुक में ये भी दर्शाया गया है कि जो ये टॉप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये लोग भी सीक्रेट फंडिंग करते हैं, इनके सीक्रेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, और ऐसे डेंजरस वायरसेस को बनाना, फंड करना, रिसर्च करना इन पे। तो ये चीज़ इस थीम में इस बुक में बड़ी मुझे मतलब मज़ा सा आया, क्योंकि 2013 में ये बुक आई थी और 2019 में आपको पता है कोविड हो गया। वुहान चाइना से कैसे वायरस फैला आज तक कोई जानता नहीं है। WHO का रोल सब लोग आप जानते ही हैं, तो उस पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन ये बुक मुझे सिर्फ इसलिए फैसिनेट लगी 2 रीज़न से। पहला कि जिस चीज़ की बात हो रही थी कुछ ना कुछ वैसा ही कुछ 6-7 साल बाद एक्चुअली हो जाता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे रिलीजन वर्सेस रिलीजन का इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जितना कि ह्यूमैनिटी या ओवर पॉपुलेशन का थीम है इसमें, एज कम्पेयर टू जो पहले दोनों थे, है ना। हालांकि इल्यूमिनाटी में साइंस का भी जिक्र हुआ है, क्योंकि इल्यूमिनाटी में जो दिखाया गया कि जैसे न्यूटन हो गए, तो कि ये भी मेंबर थे इल्यूमिनाटी के, है ना। तो या गलीलियो हो गए, तो ये लोग मतलब चर्च के ख़िलाफ़ एक तरीके से मुहिम छेड़ते थे। तो बट वो इतना स्ट्रॉन्ग इसमें नहीं लगा मुझे। इन्फर्नो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत साइंस फिक्शन ही हो गया, है ना, तो इसलिए मुझे इन्फर्नो ज़्यादा इसमें बड़ा अच्छा लगा इन तीनों में। हालांकि डा विंची कोड, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 ग्रेट थीम्स हैं उसमें, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा फेमस हो गया, बट इन्फर्नो भी इक्वली गुड है आई थिंक। तो हालांकि इसकी एंडिंग पे मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा इन्फर्नो की। चौथी बुक इनकी है लॉस्ट सिंबल, मेसोनिक। मेसोनिक इसमें मैंने लिखा है, अच्छा हाँ, इन्फर्नो की जो सेटिंग है वो फ्लोरेंस इटली में थी, क्योंकि आई थिंक दांते ने जो अपना काम लिखा था वो इटली में ही किया था, फ्लोरेंस में ही किया था। और तो इसमें जो मेन एक तरीके से जो टेक्स्ट है जिसको रेफ़र किया जा रहा है वो दांते की इन्फर्नो बुक हो गई। डा विंची कोड में आप समझिएगा लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग्स जो उन्होंने सुंदर सुंदर की थी चर्च से रिलेटेड, वो हैं। और
एंजल्स एंड डीमंस में इल्यूमिनाटी के रिलेटेड जो टेक्स्ट हैं, गैलीलियो से रिलेटेड या न्यूटन ने कुछ लिखा उससे रिलेटेड। तो ये हो गया। अच्छा, लॉस्ट सिंबल जो है वो वॉशिंगटन डीसी में सेट है। तो ये इनकी यूनिक, इस बात में थोड़ी सी यूनिक नावल है, क्योंकि आउटसाइड यूरोप आप देखेंगे ज़्यादातर इनकी सेटिंग जो रहती है चर्च वर्च की, वो ज़्यादातर यूरोप के किसी ना किसी कंट्री में रहती है ना। स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, इटली, चेक रिपब्लिक, स्पेन। बट यही एक है जो यूएस में लिखी गई है। तो ये मैंने नहीं पढ़ी है। मैं इसका रीज़न आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक्चुअली मैंने जो मेरा ऑर्डर ऑफ रीडिंग था वो था, पहले मैंने सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स पढ़ी, उसके बाद मैंने एंजल्स एंड डीमंस पढ़ी, फिर मैंने इन्फर्नो पढ़ी, फिर मैंने डा विंची कोड पढ़ी और लॉस्ट, फिर ओरिजिन्स पढ़ी, और फिर मैंने लॉस्ट सिंबल को मैंने बाद के लिए छोड़ दिया। अब इनकी जो नॉवेल्स हैं उनमें ऑर्डर का आपको कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर नॉवल को आप सेपरेटली पढ़ सकते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है, कैसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी बात है कि ये बस रॉबर्ट लैंगडन, इसमें एक सीरीज़ है जैसे डिटेक्टिव नॉवेल्स होती हैं कि एक मर्डर सॉल्व किया एक बुक में, फिर चौथी बुक में एक और, तो कोई कनेक्शन नहीं है मतलब किसी भी बुक में। हाँ, एक दो कैरेक्टर रिकरिंग्स हैं बट उसका कोई लेना देना है नहीं मेन स्टोरी से, राइट। तो लॉस्ट सिंबल मैंने अभी नहीं पढ़ी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने जब ओरिजिन्स पढ़ी तो मेरा मन जो है बिल्कुल हट चुका था इनकी सीरीज़ को कंटिन्यू करने से। तो ओरिजिन्स लास्ट बुक थी जो मैंने इनकी पढ़ी, तो मैंने कहा कि ये इतनी बेकार है गाइस, मैं कहूँगा आप ना ही पढ़ें तो अच्छा है। और क्योंकि इसमें जो थीम है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें एक एआई डेवलप करता है कोई बहुत बड़ा टेक बिलियनियर, आप समझ लीजिए जैसे इलॉन मस्क, और या सैम ऑल्टमैन ज़्यादा सही रहेगा, है ना। और वो एक तरीके से एक कॉन्फ्रेंस करता है दुनिया के जो 3 बड़े धर्म हैं उनके जो लीडर्स हैं, है ना, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़्म और इस्लाम के, उनके लोगों से मिलता है, उनको बताता है कि आपका जो धर्म है वो ख़त्म होने वाला है। अगर मैंने अपने एआई का जो मैंने खोज की है, मैंने अपने एआई की मदद से, वो अगर मैंने पब्लिक को बता दी तो आपका जो धर्म है उस धरती से ख़त्म हो जाएगा। और तो ये बस उनको वो बताता है, और फिर कुछ इवेंट्स होते हैं। वो एक तो टेक बिलियनर मर जाता है, ऑब्वियसली वहीं से स्टोरी शुरू होगी, है ना। और इसकी सेटिंग स्पेन में है, गुगनहाइम म्यूज़ियम में ये इनकी टॉक होती है। और तो पॉइंट यह है इसका कि फिर वो एआई कैसे, मतलब क्या उसकी खोज है, पूरी बुक उसी में चली जाती है कि एआई को बेसिकली आंसर मिल जाता है कि इंसान के ओरिजिन्स क्या हैं, इंसान कैसे आया। अब आप मतलब एवोल्यूशन से आया भी तो कैसे पॉसिबल है, और इंसान कहाँ जा रहा है, मतलब इंसानी फ्यूचर आगे क्या होगा। इन दोनों चीज़ों के आंसर जो इसमें जो टेक बिलियनर है वो क्लेम करता है कि उसने ढूंढ लिए हैं विद हिज एआई। और वो कुछ प्लान सेटअप करता है, रॉबर्ट लैंगडन को वो प्लान ढूंढना है बेसिकली, और ये सब रोकना है। रिलीजन के जो लीडर्स हैं टॉप 3, उनका भी एक एक करके मर्डर हो रहा है, उनको भी रोकना है। और फाइनली ये भी पजल सॉल्व करनी है कि ओरिजिन क्या, मतलब एआई ने क्या ऐसा खोजा है ओरिजिन्स के बारे में, ठीक है। तो ये तो थीम है, थीम बहुत अच्छी है। और इसमें जो इवन मैं कहूँगा जो एआई ने जो ढूंढा है, मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, बट एआई ने जो ढूंढा है ह्यूमन ओरिजिन्स के बारे में वो भी काफ़ी अच्छा है, और कहाँ हम जा रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो एंडिंग इस बुक में दिखाई गई है, इससे वाहियात एंडिंग मैं कहूँगा मैंने कभी नहीं पढ़ी है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं। इसके बजाय मैं आपसे ये कहूँगा कि इसके बजाय अगर आप इस थीम से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो इसमें थीम दिखाई है ना दोस्तों, वो एक बुक है द सिंगुलैरिटी, मैं लिख देता हूँ, द सिंगुलैरिटी इज़ नियर, ठीक है। ये करके एक बुक है द सिंगुलैरिटी इज़ नियर बाय रे कर्जवाइल, स्पेलिंग में आई और ई का मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये इनकी एक बुक है द सिंगुलैरिटी इज़ नियर, ठीक है। ये काफ़ी पहले बुक आई थी, आई थिंक 2000 या पता नहीं 1990s में आई थी। बट रे कर्जवाइल क्या है, ये एक फ्यूचरिस्ट हैं। फ्यूचरिस्ट मतलब जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में बेस्ड ऑन साइंस, या जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स कैसे कैसे हो रहे हैं उसके बारे में ये लिखते हैं। और इनकी कई प्रिडिक्शंस कहते हैं कि सही भी हुई हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि 2020 तक आते आते हम एक इंटेलिजेंट एआई बना लेंगे, ये इन्होंने 20 साल पहले ही कह दिया था। तो ये चीज़ सही हो गई। और भी इनकी कई प्रेडिक्शंस हैं जो कि रीजनेबली सही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई आदमी अगर लॉजिकली सोचे कि कहाँ टेक्नोलॉजी जा रही है, वो स्टडी ही करता है टेक्नोलॉजी, तो वो बता सकता है कि ये डेवलपमेंट्स पॉसिबल हैं। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है ओरिजिन्स में, वो आई थिंक रे कर्जवाइल से इंस्पायर्ड है काफ़ी, क्योंकि और इनकी बुक में जो चीज़ लिखी गई है बेसिकली, और यही चीज़ इसमें
रिपीट हुई है और मतलब मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। और मैं कहूँगा आप लोग ये वाली बुक ज़रूर पढ़ें इस बुक के अलावा। ये फिक्शन है, हालांकि इसमें जो थीम है वो इसमें सेम डिस्कस हुई है। सिंगुलैरिटी का यहाँ मतलब है कि वो पॉइंट जहाँ पे ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी एक तरीके से सीमलेसली मर्ज हो जाएंगे। तो जैसे कि हम एआई को आज यूज़ कर रहे हैं ना, एकदम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, जैसे पहले इंसान कैलकुलेटर को यूज़ करता था, तो हमारे जो अपनी कैलकुलेशन क्षमता थी हमने वो आउटसोर्स कर दी है। अब हम 17 × 23 × 13 अगर करना भी चाहें तो आप तुरंत कर ही नहीं पाएंगे। तो वो जैसे हमने सीमलेसली आउटसोर्स कर दिया और हमें पता भी नहीं चला। ऐसे ही आगे के कई फंक्शंस हम टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, एआई, इन सबको आउटसोर्स कर देंगे और इनसे एक तरीके से जुड़ जाएंगे। वो फीडबैक हमें मिलेगा और फिर हमारी थिंकिंग भी फास्ट होगी और आइडियाज़ आएंगे। तो एक रन अवे चेन जिसको कहते हैं, चेन रिएक्शन से शुरू हो जाएगा। तो सिंगुलैरिटी की वो पॉइंट कब आएगा, रे कुर्ज़वेल अपनी बुक में ये दर्शाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस बुक का भी आगे रिव्यू कर सकता हूँ, बट ये काफ़ी अच्छी बुक थी क्योंकि इसमें जितने साइंटिफिक कंसेप्ट अच्छे से समझाए गए थे और फ्यूचर क्यों इनको लगता है कि एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। जो एआई में जो रेवोल्यूशंस हैं वो एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो होंगे और इन्होंने डेडलाइन सी भी दी हुई है ना, कि इस पॉइंट तक एआई जो है काफ़ी डेवलप हो जाएगा। खैर इसमें तो ऑरिजिन्स मैं कहूँगा कि अब क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी हुई थी तो इसकी जो थीम थी वो मुझे ज़्यादा अपीलिंग इतनी लगी नहीं। फिर भी मैंने थोड़ी उम्मीद रखी कि हो सकता है एंडिंग में ये कुछ ओरिजिनल कुछ अच्छा कर दें, बट बहुत ही बेकार एंडिंग मैं कहूँगा। और इस पे इसलिए मूवी भी नहीं बनी मुझे लगता है ऑरिजिन्स पे, और शायद बनेगी भी नहीं क्योंकि वो आई थिंक वो किसी को भी पसंद नहीं आएगी। और फिर इसकी सेटिंग भी देखिए, गुगनहाइम स्पेन में, गुगनहाइम म्यूज़ियम। आई डोंट थिंक किसी को पता है इसके बारे में इतना, बाकी जो ऊपर के आपने ये देखे ये सेटिंग्स भी काफ़ी फेमस है। गुगनहाइम स्पेन इतना किसी को आई थिंक आइडिया नहीं होगा, तो ये इतना फेमस भी नहीं है। हालांकि इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे कोई स्पेन का है या कोई इटली का है, उनके कल्चर में कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ये बुक ही इतनी ख़राब लिखी है तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो रिलीजन का हेड जो यहाँ गुगनहाइम का दिखाया है या वहाँ की हिस्ट्री का दिखाया है, कैटलोनिया, स्पेन, वहाँ की जो रॉयल फैमिली है, मतलब कुछ इंटरेस्ट ही नहीं जगह। इन्होंने बहुत ही बोरिंग तरीके से आई थिंक ओरिजिन लिखी है। मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं लॉस्ट सिंबल को उठा के पढूं। वो मैं थोड़ा टाइम दूंगा और फिर ट्राई करूंगा लॉस्ट सिंबल को पढ़ने की, और होपफुली वो अच्छी हो। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट थीम पे, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स, जो कि रिसेंट लेटेस्ट बुक है उनकी 2025 की। तो इसमें जो थीम है, अब मैंने ये आपको लास्ट रिव्यू में भी बताया था कि इसमें जो थीम है वो थोड़ी यूनिक है। उसमें ब्रेन चिप इंटरफेस, जो आजकल जैसे न्यूरालिंक कर रहा है ना, इलॉन मस्क की टीम जो कंपनी है, तो वो वर्सेस कॉन्शियसनेस की जो थ्योरीज़ हैं कि हमें चेतना कहाँ से आती है, क्यों आती है, क्या वो प्योरली मटेरियलिस्टिक है या फिर उसके बियॉन्ड कुछ है, कोई सुपर नेचुरल चीज़ है। तो ये थीम्स इसमें डिस्कस हुई हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 और कुछ हद तक ये 3.5 कह लीजिए कि 6 में से 3.5 जो इनकी थीम्स हैं वो समहाउ साइंस वर्सेस रिलीजन के ऊपर हैं। तो ये इनकी मेन थीम रही है। और रॉबर्ट लैंगडन जो है मेन कैरेक्टर, वो डैन ब्राउन के ऊपर ही एक तरीके से उन्होंने अपना वो किरदार लिखा है। मैं उनके इंटरव्यूज़ देख रहा था, तो ये खुद भी डिवाइडेड रहते हैं कि मैं साइंस, इन्होंने साइंस भी काफ़ी हद तक पढ़ा हुआ है और रिलीजन भी ऑब्वियसली पढ़ा ही हुआ है ना। तो ये इसमें जो डिवाइड है कि अच्छा कहाँ पे साइंस सही है, कहाँ पे रिलीजन सही है, वो इनकी बुक्स में बिल्कुल नज़र आता है कि एक तरीके से डायलॉग सा लगता है। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इन्फर्नो का देता हूँ। ठीक है, तो इसमें तो जो एक टाइम पे बहुत बड़ा डर था इंसानों में कि पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जाएगी, धरती के पास इतने रिसोर्सेज हैं नहीं, तो कोई बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट लाना पड़ेगा कि पॉपुलेशन को कम किया जाए। तो अब ये आर्ग्यूमेंट जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये चीज़ कई लोग डिस्कस तो करते ही हैं। कई बार ऐसे जब एपिडेमिक्स आ जाते हैं तो इंसान यही सोचता है कि भाई ये धरती माँ का एक तरीके से हम पे बदला है कि हमने उनके रिसोर्सेज ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लिए, है ना। वेट मार्केट से वायरस निकला, बट वो चीज़ काफ़ी प्रेडिक्टेबल थी कि क्योंकि हम इतने क्राउडेड स्पेसेस में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी वायरस फैलेगा और पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो इस टाइप के आर्ग्यूमेंट जो हैं इनकी बुक में देखने को मिलते हैं। मतलब इसमें जैसे विलेन अगर अपनी थ्योरी दे रहा है तो रॉबर्ट लैंगडन भी सोचने लगता है 2 मिनट के लिए कि बात तो ही सही कह रहा है, हालांकि इसका तरीका गलत है। या दूसरी तरफ आ जाते हैं होली ग्रेल वर्सेस वैटिकन में। यहाँ पे जो फेमिनिन पावर है, या जो पहले इसमें दिखाया गया था कि जो ओरिजिनली इंसान जो हैं वो मदर गॉडेस को पूजते थे, बट धीरे धीरे हमने वो मिटा दिया, है ना। और ये जो वैटिकन चर्च है ये बहुत ही
पैटर्नलिस्टिक टाइप का है, मतलब फादर फिगर इज़ द सुप्रीम थिंग, गॉडेस की पूजा नहीं होती है। तो इस मामले में हिंदू धर्म काफ़ी अलग है, क्योंकि उसमें जो मदर गॉडेस की या देवी या शक्ति या जो फेमिनिन पावर है उसको भी प्रिजर्व किया गया है ना। तो इसमें जो होली ग्रेल वाला पोर्शन है वो उस साइड को डिफेंड करता है कि हमें मदर गॉडेस को नहीं भूलना चाहिए था, और ओरिजिनली जीसस की भी बीवी थी और उन्होंने भी बच्चे किए थे, तो हमने वो चीज़ क्यों मिटा दी, बेसिकली रोमन चर्च ने क्यों मिटा दी। एक तरीके से ये आर्ग्यूमेंट है इसमें। तो दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं, सोच सकते हैं इस बारे में। सिमिलरली इल्यूमिनाटी वर्सेस का वेटिकन का था कि चर्च जो है वो फ्री थिंकिंग को सप्रेस करता है ना, क्योंकि फिर आप रिलीजन को क्वेश्चन करने लगते हैं। बट जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रहे हैं वो इल्यूमिनाटी का पार्ट क्यों रहे हैं, उनको लगा कि भाई साइंस एक अलग जवाब देता है, रिलीजन एक अलग जवाब देता है, दोनों जरिया हैं एक अल्टीमेट जवाब तक पहुंचने के लिए, तो सप्रेस नहीं करना चाहिए कुछ। तो ये आर्ग्यूमेंट जो हैं इनकी थीम बुक्स में बहुत अच्छे से डिस्कस होते हैं, मैं उसमें बिल्कुल भी इनको फुल क्रेडिट दूंगा। और फाइनली जो सेटिंग्स होती हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, जैसा मैंने कहा गuggenheim को छोड़ दें तो क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है इसमें मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतनी बोरिंग किताब कैसे हो गई। मैं भी जानना चाहता था स्पेन का जो गuggenheim म्यूज़ियम है उसमें क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या आर्ट वर्क्स हैं, क्यों वो स्पेशल हैं, बट कुछ जमा नहीं भाई मेरे को। हो सकता है आप पढ़ें, आपको अच्छा लगे, बट मुझे इससे अच्छा तो ये लगा कि ये जो सिंगुलैरिटीज़ नियर वाली बुक है वही ज़्यादा बेटर है ना। और तो ये इनकी थीम्स हो गई मोटा मोटा, मैंने आपसे बुक्स डिस्कस कर ली। अच्छा, इनको बुक्स को पढ़ने का एक तरीका और मैंने जो आपको बता देता हूँ, इन बुक्स पे मूवीज़ भी बन चुकी हैं, एटलीस्ट 3 पे बन चुकी हैं, है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं कि बुक्स पढ़ें पहले या मूवी बाद में देखें, कैसे भी करें। लेकिन अगर मूवी देखेंगे तो मूवी में मैंने देखा, जितना मैंने नोटिस किया, कि जो बेस्ट एडेप्टेशन है ना, जिसको ये पहली 3 को ही अडेप्ट किया गया अभी तक, इन्फर्नो, डा विंची कोड एंड एंजल्स एंड डीमंस। तो एडेप्टेशन वाइज मैं कहूँगा कि डा विंची कोड इज़ द बेस्ट, है ना। तो बहुत ही अच्छा मूवी ने अडेप्ट किया है उसको, और जो क्रक्स है मूवी का, बुक का, वो इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो डा विंची कोड और इन्फर्नो, क्योंकि इन्फर्नो भी बहुत ही अच्छी, मुझे मतलब जितना अडेप्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा अडेप्ट किया है। हालांकि एंडिंग इन्होंने चेंज कर दी इसमें, बहुत ड्रास्टिकली एंडिंग इन्होंने चेंज की है इसमें, तो वो शायद कई लोगों को अच्छा ना लगे। और फिर एंजल्स एंड डीमंस, ये भी काफ़ी अच्छी मूवी है एडेप्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 3 मूवी आप देख सकते हैं, ये भी अच्छी हैं। तो पॉइंट है मूवी का, क्योंकि बुक्स में जो ये आर्टवर्क्स डिस्कस होते हैं वो आर्टवर्क्स की फ़ोटो तक नहीं होती है, कुछ छोटे बहुत कोड्स जो होते हैं उनकी होती है, बट आर्टवर्क्स की नहीं होती है। तो 2 तरीके हैं, या तो आप मूवी देखिए, या फिर एक वेबसाइट है लैंगडन्स वर्ल्ड करके, ठीक है, लैंगडन्स वर्ल्ड करके एक वेबसाइट है, शायद किसी फ़ैन ने बनाई है, रॉबर्ट डैन ब्राउन के फ़ैन ने। तो उन्होंने क्या किया, हर नावल का ना वो किया हुआ है कि एंजल्स एंड डीमंस अगर आप खोलेंगे तो चैप्टर 1 में जो लोकेशंस मेंशन्ड है या जो आर्टवर्क्स मेंशन्ड हैं उनकी फ़ोटोज़, हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ और वो सब मतलब मेंशन्ड है। तो आप क्या कीजिए कि जैसे साइड में बुक खोल के पढ़ें, और वो चैप्टर 1 में जो जैसे कहीं सन का दिया हुआ है, जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सन का जो लोगो है इसमें वो डिस्कस किया था कि कुछ वो 3 6 की तरह है, पेन नहीं चल रहा है यहाँ पे, 3 6 की तरह है ना। तो 3 6 जो है कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल नंबर है, सेटन का नंबर है, तो सन ने ये नंबर क्यों चुना, अब वो बुक में नहीं आई थिंक मेंशन्ड है, तो वो फ़ोटो लेकिन इस वेबसाइट पे मेंशन्ड होगी। तो हर नॉवल के लिए उन्होंने किया हुआ ये, वो वेबसाइट मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही थी इसको पढ़ने में, वरना मैं खुद ढूंढता बार बार वो इमेज की, अच्छा ये कौन से म्यूज़ियम की बात कर रहे हैं, कौन से आर्ट वर्क की बात कर रहे हैं। कई आर्ट वर्क्स इसमें बहुत सुंदर हैं लेकिन वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, लेकिन अब हमें नहीं पता उसके बारे में। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बुक पढ़ने का तरीका जो है इसमें बेटर है कि लैंगडन्स वर्ल्ड वाली जो वेबसाइट है, गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा, या मैं इसमें एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा। और अब आते हैं फाइनली इनकी प्रॉब्लम्स में, जो मुझे जहाँ तक समझ में आया डैन ब्राउन की जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी सीरीज़ में, रॉबर्ट लैंगडन सीरीज़ में। देखिए, पहला तो साइंस का जो पोर्शन है इसमें काफ़ी वीक है। वीक क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इन्फर्नो का जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसका पूरा प्रेमिस ही ये था कि एक बायोलॉजिस्ट या बायोलॉजी में मतलब काफ़ी अच्छा एक साइंटिस्ट जो है बायोलॉजी की फील्ड का, वो एक वायरस बना रहा है जो कि इंसानों के लिए खतरे वाली चीज़ हो सकती है। अब अगर वो वायरस बना रहा है तो उसको उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी पता होंगे, है ना। तो वो जो एस्पेक्ट है, लास्ट में आप एंडिंग अगर थोड़ा सा सोचेंगे एंडिंग के बारे में, मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, लेकिन वो बिल्कुल भी
साइंटिफिकली या एपिडेमियोलॉजिकली वो सेंस नहीं बनती है, वो बहुत ही वीक प्लान है। तो हालांकि जो उसमें इफ़ेक्ट दिखाया है, मैं इन्फर्नो की जो बुक है, लास्ट में जो एक्चुअली इम्पैक्ट होता है वो हो जाता है, जो विलन चाहता है वो हो जाता है। तो उस मामले में मैं इन्फर्नो को मतलब क्रेडिट दूंगा कि और मूवी में लेकिन नहीं वो इम्पैक्ट दिखाते हैं, तो ये थोड़ी दुख की बात है। इसलिए मैं कहूँगा बुक ज़रूर पढ़िए, बुक अच्छी है, हालांकि साइंस का आइडिया इसमें बड़ा वीक है। ऐसे ही जो इसमें सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स है ना, इसमें कॉन्शियसनेस की थ्योरीज जो डिस्कस हुई हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो डैन ब्राउन जो है वो जो इवन जो थोड़ा सीडो साइंटिफिक थ्योरी भी हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा जस्टिफाई कर ही देते हैं। तो हालांकि ये इनकी हर नॉवल के साथ है, मैं सिर्फ साइंस को क्यों पकड़ूं, है ना। होली ग्रेल वाली चीज़ हो गई या इल्यूमिनाटी की चीज़ हो गई, कई लोग तो एक्चुअली मानते हैं फिर ये चीज़ें कि भाई ऑथर इतना बड़ा ऑथर लिख रहा है तो ये चीज़ सही भी तो होगी। दीज आर जस्ट आइडियाज़, तो आपको सोचने में मजबूर करते हैं, आप अपना खुद रिसर्च करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। लेकिन जो साइंस का एस्पेक्ट है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हालांकि साइंस वर्सेस रिलीजन एक मेजर थीम है रॉबर्ट लैंगडन की, उसमें साइंस का पोर्शन जो होता है वो थोड़ा वीक होता है, मुझे ऐसा लगता है। सेकंड प्रॉब्लम जो इनकी लगी मेरे को, वो सेम ही स्ट्रक्चर है भाई हर स्टोरी का, ठीक है। रॉबर्ट लैंगडन मज़े कर रहे होते हैं कहीं होटल में, उनको एक कॉल आता है, कुछ होता है कि भाई यहाँ पे मर्डर हो गया है, और कुछ उसमें कुछ कोड है उसकी छाती पे या कहीं ना कुछ कुछ कोड मिलता है। फिर इनको लगता है ये तो रिलीजियस कोड है, तो फिर पता चलता है कि कोई सीक्रेट सोसाइटी है ना, जो कि ऐसा मर्डर करना चाह रही है, और रॉबर्ट लैंगडन को ढूंढना है फटाफट उसको। और एक विलेन सा होता है बिल्कुल अजीब सा, मतलब एक तरीके से वो कंट्रोल ही किया जा रहा होता है बाय सम सीक्रेट सोसाइटी। वो मेन विलन दिखाते हैं, लास्ट में दिखाते हैं कि वो भी कठपुतली था। तो ये वहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है, और क्लीशे सा रोमांस होता है ना। हर नॉवल में, हर मूवी में आप देखेंगे इसके कि ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक फीमेल कॉलीग है, उसको हेल्प करते हैं, बीच में थोड़ा सा रोमांस हो जाता है, लास्ट में वो बेसिकली थोड़ा सा रोमांस होकर ख़त्म कहानी। और तो ये मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये बस बता रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर जो है काफ़ी सिमिलर है, और इस चीज़ से निकलना भी कितना मुश्किल होता होगा ये भी बात सोचने वाली है, क्योंकि एक बार डा विंची कोड फेमस हो गई, अब डैन ब्राउन की तरफ से सोचिए कि भाई उनकी जो और नॉवेल्स हैं उनके बारे में कई लोग जानते भी नहीं हैं, डिसेप्शन पॉइंट और ये सब, लेकिन लोग उसको डा विंची कोड की तरह जानते हैं, और उनको पता है कि अच्छा अगर ये फॉर्मूला मैं नहीं यूज़ करूँगा तो फिर वो चलेगी नहीं, जैसे ऑरिजिन्स में हुआ मुझे लगता है। तो वही चीज़ आई थिंक उनको रिपीट करनी पड़ती है अलग अलग थीम्स के साथ, अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज़ के साथ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के साथ। तो वो एक तरीके से थोड़ा सा मुझे लगता है ट्रैप्ड हो गए हैं इस स्ट्रक्चर से। हालांकि कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें, ऐसी कई नॉवेल्स होती हैं ना जिसमें कि सेम स्ट्रक्चर है, फिर भी रीडर उसको पढ़ना चाहता है कि अच्छा इस बार वो कैसे पकड़ेगा, तो वो चीज़ है। लेकिन हाँ, एक बार के बाद थोड़ा रेपिटेटिव सा लगने लगता है कि अच्छा ये होगा फिर ये होगा। बस मज़ा इस चीज़ में ये है कि आपको एटलीस्ट यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा बड़े मज़ेदार तरीके में, जैसे डा विंची कोड है ना, कि अच्छा चर्च और उसका क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और इन्फर्नो में जैसे दांते का वर्क हो गया वो कितना महत्वपूर्ण है। सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स में जो कि बहुत ही मैंने पहले अपने रिव्यू में डिस्कस किया था, जो थीम्स हैं कॉन्शियसनेस की वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, जितनी भी की गई हैं, कि कॉन्शियसनेस क्या हो सकता है, बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, और आज की जो साइंटिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा। और ये जो सेटिंग्स हैं मैंने आपको बताया, अगर आप ये वेबसाइट पे जाके ये जो आर्टिफैक्ट्स या जो कल्चरल रेफरेंसेस इस हर नावल में होते हैं वो आप देखेंगे तो मतलब अच्छा लगेगा कि अरे वाह, क्या क्रिएटिविटी पे आपको इनकी दाद देना पड़ेगा कि अच्छा एक पिलर थोड़ा सा शेप उनकी अलग बनी है 400 साल पहले, तो क्यों बनी है, उसका कोई राज होगा, जिसने बनाया उसने कुछ सोच के बनाया होगा। तो उसमें उनकी क्रिएटिविटी झलकती है काफ़ी। तो फाइनली इनकी मूवी अडेप्टेशंस में क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया इन्फर्नो में एंडिंग चेंज कर दी, या कई डिटेल्स उनको मिस करनी पड़ती हैं। और तो मूवीज़ से आप मतलब ज़्यादा उम्मीदें ना रखिएगा। हालांकि जो मैंने आपको ऑर्डर बताया कि डा विंची कोड आई थिंक बेस्ट अडेप्टेशन है उनकी नावल का, और फिर इन्फर्नो, और फिर एंजल्स एंड डीमंस, है ना। और बाकियों पे शायद ही मूवी बने, आई थिंक लॉस्ट सिंबल पे शायद सीरीज़ बनी हुई है, मैंने चेकआउट नहीं की है वो, लेकिन वो भी शायद मैं वही देख लूँ, शायद नावल ना पढ़ूँ। तो ये तो हो गया रॉबर्ट लैंगडन का सीरीज़ का ओवरव्यू। अब आ जाते हैं एक और इशू पे कि जब मैं ये चीज़ पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि यार इंडिया के लिए भी ऐसी कोई नावल है क्या,
इंडियन कल्चर के बारे में, जैसे डा विंची कोड में है ना। तो मैं ढूंढा उसके बारे में थोड़ा, तो मुझे गाइज ये बुक पता चली, अश्विन संघी की द रोजेबल लाइन। आप लोग में से कई लोग मुझे शायद कमेंट भी करें कि अरे ये तो बहुत फेमस बुक है, मुझे पता कैसे नहीं था, बट मुझे नहीं पता था और ये रिसर्च के बाद मुझे पता चली। तो इसका क्या, अब इसमें आई थिंक पीछे लिखा है, अच्छा नहीं लिखा है, बट इनकी जो अश्विन संघी जी हैं, इनकी ये बुक फेमस ही इसलिए हुई थी कि इनको कहा गया था ही इज़ द इंडियाज़ डैन ब्राउन। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर है, मैंने ये थोड़ी कितनी पढ़ी, 8 चैप्टर तक आई थिंक मैंने पढ़ी थी, और ये बिल्कुल आई थिंक ऑलमोस्ट डैन ब्राउन के स्ट्रक्चर पे ही चलती है ना। रोजबल लाइन क्या है वो बताता हूँ शॉर्ट में। ये इनकी फर्स्ट नावल है भारत कलेक्शन की, और इसमें बेसिकली जो कह लीजिए थोड़ी रेडिकल थ्योरी सी है कि रोजबाल एक श्राइन है कश्मीर में, और जहाँ पे एक आदमी दफन है ना, उनकी कब्र है, और ऐसा माना जाता है कि वो जीसस की कब्र है, और कि जीसस मरे नहीं थे क्रूसिफिक्स पे, और ओवर टाइम वो कश्मीर में आके उनको दफन किया गया था। तो ये बड़ी कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, पता नहीं कितने लोग मानते हैं। मैंने सुना है ओशो के किसी लेक्चर में उन्होंने ये चीज़ मानी भी थी कि ये एक्चुअली सच है कि जीसस तो कश्मीर में मरे थे, वो एक तरीके से सूफ़ी थे, तभी उनकी बातें कईयों को समझ में नहीं आती थी। तो मैं श्योर नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में, बट मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो ये उस चीज़ को लेके बेसिकली इसमें डिस्कशन है, और मैंने जितना पढ़ा इसमें बहुत ही, ये भी काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि इसमें कई थ्रेड्स हैं इसमें, मतलब मल्टीपल स्टोरीज़ हैं, 6-8 एक तरीके से थ्रेड्स हैं। तो इसका जो समरी है मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एक जैसे लश्कर तैयबा टेररिस्ट ग्रुप है, वैसे ही एक लश्कर तलातशर ग्रुप है, जिनका गोल ही है कि भाई दुनिया में आतंक फैलाना, आर्मागेडन को पास लाना, बेसिकली दुनिया के खात्मे की बात करना। और इसमें बुद्धिस्ट मंक्स हो गए, है ना, वेटिकन का चर्च हो गया, और ये मेन जो कैरेक्टर हैं विंसेंट सिंक्लेयर। तो इनके जो मेन कैरेक्टर हैं फादर विंसेंट सिंक्लेयर, उनको ये सारे क्लूज जो हैं वो पीस करने हैं, और इन जो ये आतंकवादी टाइप के ग्रुप हैं उसको रोकना है। ठीक है, तो ये मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, इसका भी पढ़ के मैं आपको रिव्यू ज़रूर बताऊंगा। बट अगर किसी को इंडियन डैन ब्राउन टाइप की नावल पढ़नी है, और ये वेस्टर्न सेटिंग से मतलब वो थोड़ा बोर हो गए हों, थक गए हों, तो ये मैं आपको बुक रेकमेंड करूँगा, द रोजेबल लाइन। इन्हीं की सेकंड बुक है द चाणक्यास चांट, सिर्फ चाणक्यास चांट, है ना। ये इनकी सेकंड बुक है। एक्चुअली मैंने पहले ये पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि रोज़बाल के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो ये मैंने पढ़ना शुरू किया। बट ये इसकी सेटिंग बहुत मतलब बढ़िया है कि एक तरफ चाणक्य का जो 340 BC के आसपास चाणक्य कैसे पावर में आते हैं, है ना, एक पैरेलल स्टोरी लाइन वो चल रही है, और फिर वही 2500 साल बाद आज के दिन चाणक्य का एक तरीके से नया अवतार जो है गगन सागर मिश्रा, है ना, वो एक तरीके से यूपी की पॉलिटिक्स में किसी को ग्रूम कर रहे हैं, जैसे कि चाणक्य ने कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का है ना, उनको बड़ा किया, एक तरीके से सिखाया, सब कुछ किया, और वैसा ही कुछ जैसे आज के दिन हो रहा है। तो ये 2 पैरेलल स्टोरी लाइन्स चल रही हैं। तो हाँ, तो ये इस बुक में इस चीज़ के बारे में, तो ये मैंने पढ़ी काफ़ी, मतलब आधी नहीं पढ़ी, 1/3 पढ़ ली थी मैंने ये, और है काफ़ी अच्छी, ये भी काफ़ी अच्छी है। आपको इंडियन हिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में पता चलेगा, या कैसे पॉलिटिक्स खेली जाती है। तो आज का चाणक्य जैसे कैसे करता है, जैसे आज आपको पता ही किसको बोलते हैं। तो काफ़ी रियलिस्टिक पॉलिटिक्स दिखाई है इसमें, और यूपी की वो भी है ना नंदलेस। तो और ये काफ़ी लेकिन पुरानी बुक है, आई थिंक 2010-12 की होगी। तो बड़ी है इंटरेस्टिंग। और पॉइंट ये था मेरा कि इसमें, लेकिन जो मैं चीज़ ढूंढ रहा था कि जो कल्चरल है ना, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, देखिए डैन ब्राउन की जो सबसे बड़ी खूबी है वो मुझे ये लगता है कि जो वेस्टर्न कल्चर के बहुत फेमस चर्च हो गए, म्यूज़ियम्स हो गए, है ना, उनमें थोड़ा कुछ ट्विस्ट लाना। तो उससे वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी ऑडियंस को
उन या इवन जो अननोन ऑडियंस है, जो जिनको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता, उनसे उन चीज़ों का अवगत करा रहे हैं। जब मैंने डा विंची कोड देखी थी बहुत साल पहले, जब कॉलेज में शायद मैं था या स्कूल में था, तो मुझे कुछ नहीं पता था, ना डा विंची के बारे में पता था ना कुछ पता था। लेकिन जो वो पेंटिंग्स की बात कर रहे थे उसमें, है ना, कितनी सुंदर पेंटिंग्स दिखाई, लूवरे म्यूज़ियम के बारे में दिखाया। मैं सोच नहीं सकता था इतना बड़ा कोई म्यूज़ियम, इतना सुंदर म्यूज़ियम हो सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है मैं एन्चांट हुआ ना, मैं भी, मुझे लगा कि अरे वाह, क्या मतलब उनके बड़े अच्छे म्यूज़ियम्स हैं भाई। मोनालिसा वहाँ लटकी हुई है, पेंटिंग लटकी हुई है। तो ये चीज़ उनकी खूबी है, मैं ये कहूँगा। इसलिए ये वाली जो बुक है द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, ये बहुत ही अलग चली गई थी, क्योंकि इसमें कोई कल्चर की बात हो नहीं रही है, कल्चरल आर्टिफैक्ट की बात नहीं हो रही है ना। तो ऐसा ही मैं कुछ चाह रहा था कि शायद इंडिया ने भी किसी ऑथर ने किया हो। थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है रोजेबल लाइन में वो है, थोड़ा थोड़ा, कि कौन सी लोकेशन की बात हो रही है, यहाँ कश्मीर की बात हो रही है ना। लेकिन मैं ऐसा जैसे कुछ ढूंढ रहा था कि जैसे ट्रेजर हंट टाइप का, बट ऐसी भी हैं नॉवेल्स, आई नो, ऐसी सीरीज़ भी हैं इंडिया में, लेकिन उतनी प्रख्यात नहीं है आई थिंक। तो खैर, ये रॉबर्ट लैंगडन की सीरीज़ की बात हो रही थी यहाँ पे, मैं भटक गया इसमें। तो ये था खैर रॉबर्ट लैंगडन सीरीज़ का रिव्यू। लॉस्ट सिंबल मैंने नहीं रिव्यू किया, आई एम सॉरी, बट बताइएगा कैसा लगा मेरा एनालिसिस आप लोगों को, और कुछ हेल्प हुई या नहीं। और याद रखिएगा, जब भी नॉवेल्स पढ़िए, कोशिश करिए लैंगडन्स वर्ल्ड वाली वेबसाइट खोल के बैठिए और एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू।